नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम हेल्थ कॉन्फ्रेंस, जिसमें बात होगी खतरनाक हो रहे कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट की, और इसी पर आज हम बात करेंगे। कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट ने पहले ही भारत समेत दुनिया के कई राज्यों में तबाही मचाई है। अब इसका डेल्टा प्लस वेरिएंट भी सामने आ गया है। इसके मामले तो अभी ज्यादा सामने नहीं आए, लेकिन खतरे की आशंका ने सरकारी अमले को चिंता में डाल दिया है। पूरी दुनिया में डेल्टा प्लस वेरिएंट के अभी 205 केस मिले हैं, जिनमें भारत में पाए गए 40 मामले भी शामिल हैं। एक दिन पहले ही भारत में यह संख्या 22 थी। कोरोना वायरस के वेरिएंट की पहचान की पुख्ता प्रणाली होने के बावजूद उससे होने वाले खतरे का पता लगाना बड़ी चुनौती है। किसी वेरिएंट के प्रभाव का पता लगाने में 3 से 4 महीने का समय लग जाता है, तब तक वो खतरनाक रूप धारण कर चुका होता है। कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। भारत के साथ साथ दुनिया भर के देश कोरोना वायरस के नए नए वेरिएंट से परेशान हैं। इन दिनों अमेरिका, ब्रिटेन आदि में डेल्टा वेरिएंट तबाही मचा रहा है। खास तौर पर यूरोप में तो डेल्टा प्लस ने इतना नुकसान किया है कि अब नए सिरे से पाबंदियों पर विचार हो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी लोगों से जल्द वैक्सीन लगवाने को कहा है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर अब लगभग थम सी गई है, लेकिन तीसरी लहर का खतरा लगातार मंडरा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट। कोरोना का ये वायरस देश भर में तेजी से फैल रहा है। भारत के कई राज्यों में अब इस वेरिएंट से जुड़े केस लगातार सामने आ रहे हैं। बता दें कि कोरोना का ये नया रूप डेल्टा वेरिएंट B.1.617.2 में ही म्यूटेशन के बाद दिखा है। वैसे तो पूरे देश से डेल्टा प्लस वेरिएंट के 41 मामले सामने आए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 21 मामले महाराष्ट्र में हैं। मध्य प्रदेश में डेल्टा वेरिएंट के 6 केस मिले, जबकि तमिलनाडु और केरल में 3-3 केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में भी सबसे ज्यादा 9 मामले, फिर जलगांव में 7, मुंबई में 2 और एक पालघर, थाने और सिंधुदुर्ग में है। केरल में मिले 3 मामले पलक्कड़ और पथनमथिट्टा से हैं। इनमें से एक मामला 4 वर्षीय बच्चे का भी है। एक्सपर्ट का मानना है कि अगर भारत में कोरोना की तीसरी लहर आती है तो फिर इसके लिए डेल्टा प्लस वेरिएंट ही जिम्मेदार होगा। साथ ही ये भी दावा किया गया है कि इस वेरिएंट में एक्टिव केस 8 से 10 लाख तक जा सकते हैं, जिसमें 10% संख्या बच्चों की हो सकती है। कहा जा रहा है कि कोरोना का ये नया वेरिएंट इम्यून सिस्टम को भी चकमा दे सकता है। इसी बीच WHO ने भी कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को लेकर पूरी दुनिया को चेतावनी दी है। WHO के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट अब तक दुनिया के 85 देशों में फैल चुका है, और ये ट्रेंड जारी रहा तो कई देशों में तबाही मच सकती है। कहा जा रहा है कि कोरोना का अल्फा वेरिएंट 170 देशों में फैल गया है, बीटा 119 देशों में परेशान कर रहा है, जबकि 71 देशों में गामा वेरिएंट मिले हैं। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। डेल्टा प्लस का जो वेरिएंट है उसने काफ़ी डरा दिया है। अब ये डर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। देश में जिस तरह से मामले इसके बढ़ रहे हैं, कहा जा रहा है ये इतना खतरनाक है कि आपके इम्यून सिस्टम को भी धोखा दे सकता है। इसी से जुड़े आज ये सवाल है हमारे। पूरे देश से डेल्टा प्लस वेरिएंट के 41 मामले सामने आए हैं। सबसे ज़्यादा 21 मामले महाराष्ट्र में हैं। मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 6 मामले सामने आए। तमिलनाडु और केरल से 3-3 केस सामने आए हैं। लगातार केसों की संख्या बढ़। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में भी सबसे ज्यादा 9 मामले, 7 जलगांव, 2 मुंबई और एक पालघर, थाने और सिंधुदुर्ग में हैं। केरल में 3 मामले पलक्कड़ और पथनमथिट्टा में मिले हैं। इनमें से एक मामला 4 वर्षीय बच्चे का भी है। पूरे देश से डेल्टा प्लस वेरिएंट के 41 मामले सामने आ चुके हैं, और ये संख्या जो है बढ़ती ही जा रही है दिन प्रतिदिन। और जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, और नए वेरिएंट को रिसर्च करने में भी काफ़ी समय लगता है। 3 से 4 महीने का वक्त लगता है, और तब तक ये अपना जो म्यूटेशन है और ज़्यादा ये खतरनाक कर लेता है। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स का पैनल भी जुड़ेगा। सबसे पहले आपको उनसे परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर अरविंद कुमार, वरिष्ठ चिकित्सक हैं। सर, स्वागत है आपका। और साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर नीरज कुमार हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं। सर, आपका भी स्वागत है।
सबसे पहले डॉक्टर अरविंद आपसे ही सवाल है, डेल्टा प्लस प्लस जो नया वेरिएंट आया है बहुत ज़्यादा खतरनाक बताया जा रहा है और जिस तरह से देश में मामले बढ़ रहे हैं, कितना चिंता का विषय सर? ये तो चिंता का विषय है। डेल्टा प्लस जो आया है इसके कम से कम 20 से 40 मामले वहाँ पर आ गए हैं इंडिया में। उसमें सबसे बड़ा मामले महाराष्ट्र में है। तो इसकी चिंता की बात यह है कि इसकी ये है, विशेषज्ञों का ये मानना है कि इसकी जो इन्फेक्टिविटी है, जो संक्रामकता है, ये जो पहले का डेल्टा वायरस था उससे ज्यादा काफी ज्यादा है। तो ये कंसर्न का विषय है। तो हमें जो न्यूज़ दी गई है, जैसे 8 लोगों का हो गया है, तो उसमें बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत है। मास्क लगाए रखना है, जो कोविड बिहेवियर वो बोलते हैं उसको हमें कंटिन्यू रखना है, और सारे अपनाने हैं जो हम पहले अपना रहे थे उसमें बिल्कुल भी ढील नहीं देंगे। अगर हम लोग दे दी इसमें तो हमारा वैसा ही अब हो सकता है जैसा सेकेंड वेव में हुआ था, क्योंकि इसकी जो संक्रामकता है वो बहुत ज्यादा है। और इसका जो परीक्षण होना बाकी है कि जो हमारे वैक्सीन अवेलेबल है उसमें वो इसको किस हद तक प्रिवेंट करते हैं, वो हमें जल्दी इसका पता चल जाएगा। जी जी ठीक है। डॉक्टर नीरज भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर नीरज आपसे ही सवाल है, पहली जब वेव आई थी इंडिया में वहाँ भी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा शुरुआत वहीं से हुई थी, सेकेंड वेव में भी महाराष्ट्र में शुरुआत हुई और जो डेल्टा प्लस के ज़्यादातर मामले महाराष्ट्र से ही सामने आ रहे हैं, तो क्या सर ये अब और भी बाकी राज्यों में धीमे धीमे उनकी संख्या बढ़ेगी? देखिए ऐसा है कि जो अभी तक डेटा आए हैं डेल्टा प्लस डेल्टा वेरिएंट के और डेल्टा प्लस जो म्यूटेशन हुआ है, तो उसमें एक चीज़ बड़ी स्पष्ट और बड़ी क्लियर है, जो कि अभी तक जो क्योंकि नंबर बहुत कम है और जितने भी जो हमारे CSIR है या ICMR है उन्होंने जो क्लियर किया है उसमें एक चीज उन्होंने क्लियर की, अभी तक जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है ये एक म्यूटेशन के साथ है कि डेल्टा के साथ एक म्यूटेशन हुआ है, उसकी वजह से इसको डेल्टा प्लस वेरिएंट बोला जा रहा है। बट आप अभी तक के जो डाटा हैं और जितने भी केसेस आए हैं उससे ये पता चला है कि प्लस का मतलब ये मत समझिए कि ये ज्यादा ट्रांसमेबल है कि ये बहुत तेजी से फैलेगा, पहली चीज। और जितना जो हमारा सेकंड वेव जिसको हम बोल रहे हैं कि सेकंड वेव जो अभी अप्रैल और मई में आई थी, तो उसको अगर हम कंपेयर करते हैं हमारे डेल्टा प्लस वेरिएंट के जो केसेस बढ़ने की रफ्तार से कंपेयर करते हैं, तो डेल्टा प्लस वेरिएंट में आज भी CSR ने ये चीज क्लियर कर दी है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट में जो नंबर ऑफ केसेस जो मल्टीप्लिकेशन है वो स्लो है डेल्टा वेरिएंट से, है ना। जो केसेस हुए हैं तो जो रफ्तार है डेल्टा प्लस का 1 to 48 आने में, दैट इज वो काफी स्लो है डेल्टा की रफ्तार से। तो ये कहना मतलब थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी कि डेल्टा प्लस वेरिएंट जो होगा वो रेस्पॉन्सिबल होगा हमारी थर्ड वेव के लिए, तो ऐसा मतलब अभी इस बारे में पूरी तरह से मजबूती के साथ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ वेरिएंट ऑफ कंसर्न इसको बोला गया है, तो ध्यान तो रखना पड़ेगा। ठीक है। हाँ डॉक्टर अरविंद, सवाल ये कि कुछ मामले ऐसे पाए गए हैं जिनमें जिन लोगों ने दोनों वैक्सीन की डोज लगवा लिए थे और उनको डेल्टा प्लस का जो वेरिएंट है उससे वो संक्रमित हो गए और डेथ के भी मामले सामने आए। तो हम ये माने कि वैक्सीन जो है इतनी कारगर नहीं है डेल्टा प्लस वेरिएंट के लिए? नहीं, अभी जो वैक्सीन है ये अभी इसकी स्टडी चल रही है और वो जल्द ही उसके रिजल्ट आ जाएंगे विदिन 70 डेज और 2 वीक उसके रिजल्ट आ जाएंगे। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि टोटली इनएक्टिव है, ऐसा नहीं है। वैक्सीन कुछ होगी लेकिन अभी कहा नहीं जा सकता जब तक कि हमें रिजल्ट नहीं आ जाते। वो ICMR के द्वारा बोला गया है कि हम ये स्टडी करके जल्दी बता देंगे 1 to 2 वीक। लेकिन डॉक्टर अरविंद, जो बाकी देशों ने चिंता जताई, अमेरिका ने भी चिंता जताई इसको लेके कि ये बहुत खतरनाक हो सकता है और सबको बिल्कुल सावधानी बरतनी है और वैक्सीन सभी लोग लगवाएं, तो कहीं ना कहीं जिस तरह यूरोप भी चिंता जता रहा है, अमेरिका भी चिंता जता रहा है, तो भारत जो है इसके लिए कितना तैयार है सर?
जी, इसमें चिंता की बात तो है, लेकिन अभी मामले बहुत इसके, तो इसलिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता सर्टेनिटी से कि क्या है, वो स्टडी के बाद ही पता चले। लेकिन वेरिएंट ऑफ कंसर्न तो है ही, हमें एप्रोप्रिएट बिहेवियर कंटिन्यू रखना है और हमें जो है लगवानी है। जी, आपको कोविड गाइडलाइन का प्रोटोकॉल जो है फॉलो करना है, आपको अपना जो बिहेवियर है कोरोना एप्रोप्रिएट का उसको फॉलो करना है, किसी भी तरह की ढील नहीं देनी है। डॉक्टर नीरज, सवाल ये कि जिस तरह से देश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, बहुत सारे राज्यों में अनलॉक किया जा चुका है, तो क्या एक बार फिर से हम लॉकडाउन की तरफ बढ़ेंगे अगर ये वेरिएंट और ज्यादा खतरनाक होता है? देखिए, जहां तक ये जो सवाल है, ये थोड़ा सा अभी इसके बारे में स्पष्ट रूप से नहीं बोला जा सकता, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट और डेल्टा प्लस वेरिएंट में क्या डिफरेंस है, क्या ये हमारे जो ऑलरेडी जो एंटीबॉडी हमारी बॉडी में बनी है, चाहे वो लोग इन्फेक्ट हुए हों उसकी वजह से बनी है या हमने इम्यूनाइजेशन किया है उसकी वजह से बनी हो। तो अगर जो अभी जैसे डॉक्टर अरविंद ने बोला कि अभी डेल्टा प्लस वायरस को आइसोलेट कर लिया गया है, उस पर हमारी जो दोनों वैक्सीन है, जितनी भी तीनों वैक्सीन हमारे इंडिया में अवेलेबल हैं, उन पर टेस्ट किया जा रहा है। लगभग 7 से 8 दिन में उस पर रिजल्ट आ जाएगा। तो अगर अगर ब्रेक कर देता है, अगर ये हमारे ऑलरेडी इम्यूनाइजेशन सिस्टम को ब्रेक कर देता है, तो ये एक बहुत ही चिंताजनक बात होगी और निश्चित रूप से डेल्टा प्लस वेरिएंट जो होगा वो थर्ड वेव के लिए जिम्मेदार होगा। लेकिन अगर ये उसको ब्रेक नहीं कर पाता है और हमारी वैक्सीन अगर इसके लिए इफेक्टिव होंगी, तो ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि अगली बार जो थर्ड वेव आएगी वो एक नेशनलाइज वेव ना होके एक छोटे छोटे आउटब्रेक्स की तरह की वेव होगी कि छोटे छोटे एरियाज में या उन शहरों में है जहां पे पहले इतना ज्यादा प्रकोप नहीं रहा था सेकंड वेव का, तो हो सकता है कि तभी ये वेव इतनी ज्यादा भयानक रूप ना ले। तो वो इन सब के बारे में एग्जैक्टली जो पिक्चर क्लियर होगी वो लगभग 10 दिन बाद होगी, जब हमको पता लगेगा हमारा वैक्सीनेशन जो है वो प्लस वेरिएंट के अगेंस्ट इफेक्टिव है या नहीं है। थोड़ा सा वैक्सीन है वो इम्यूनिटी में कितना कारगर है, वेरिएंट कितना खतरनाक है या नहीं है। डॉक्टर अरविंद, सवाल ये है कि लोगों में अब ये डर नहीं रह गया कोरोना को लेकर। तमाम सारी खबरें आती हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं कि लोग मास्क में इकट्ठा है, क्राउड में इकट्ठा है, मास्क नहीं लगाया हुआ है और एक दूसरे से सट कर चिपक कर चल रहे हैं। तो कितना जरूरत है संभलने की? बड़े कंसर्न की बात है इसके लिए। और जो हमने सेकेंड वेव पहले वेव से उसी तरह से हमें बढ़ते रहना है लॉकडाउन खुलने के बाद भी। अदरवाइज ये हमें पता नहीं चलेगा कि कब थर्ड वेव स्टार्ट होगी। हमें मास्क बराबर लगा के रखना है और अच्छे से मास्क लगाना है, नाक के ऊपर लगाना है और नाक के ऊपर मास्क के लगाया इसको अच्छे से लगा के रखना है इस मास्क। और जब भी बात करते हैं तो लोग कि जब बात करते हैं तो मास्क हटा लेते हैं, जबकि हकीकत ये है कि बात करते समय ये वायरस सबसे ज्यादा फैलता है। तो इसका हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम चाहे कुछ भी करें, हम मास्क नहीं लगाएं और अधिक लोगों के साथ बैठ करके खाना पीना भी अवॉइड करें, क्योंकि ये होता है मास्क लगाए रहते हैं और कुछ लोगों के साथ बैठ गए और वहां पर आपने मास्क हटा दिया और वहां 1 घंटे लोग बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं, स्नैक्स खा रहे हैं, तो उसी देर में हम बहुत ज्यादा एक्सपोज हो गए। तो इसका हम विशेष ध्यान रखना है। जहाँ तक वो खाना खाने के तो मंगा ले, घर पे मंगा के जी जी जी। डॉक्टर नीरज, आपसे जानना चाहेंगे कि वो जो हार्ट के पेशेंट्स हैं, सेकेंड वेव में देखा गया बहुत सारे जो हार्ट के पेशेंट्स नहीं थे, जो पोस्ट कोविड थे, उनमें हार्ट की समस्या बहुत देखने को मिली। तो हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को एक बार आप फिर से उसके कारण बताएं कि जो पोस्ट कोविड पेशेंट थे उनमें हार्ट की समस्याएं क्यों देखने को मिली, और ताकि वो अपना ख्याल रख सकें सर, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे मामले सर आ रहे हैं पोस्ट कोविड पेशेंट्स के, वो अभी भी हॉस्पिटलों के चक्कर लगा रहे हैं। शायद आपने कुछ क्लियर नहीं था, शायद आपने हार्ट पेशेंट्स के लिए क्वेश्चन किया है। जी सर। सर हमारा सवाल ये है कि जो पोस्ट कोविड पेशेंट्स हैं उनमें हार्ट के मामले काफ़ी देखने को मिले सेकेंड वेव में,
और अभी भी देखने को मिल रहे हैं। हालांकि अब कंडीशन इतनी क्रिटिकल नहीं हुई है, लेकिन बीच में जो मामले सामने आए कार्डियक अरेस्ट के, तो हम चाहेंगे उसको लेकर आप हमारे दर्शकों को बताएं कि अपना ख्याल कैसे रखें। जी, ये एक बहुत ही गंभीर समस्या रही है सेकंड वेव के दौरान। ये जो कुछ पेशेंट्स में अभी तक जब भी कोविड की वेव खत्म होगी, लगभग 1 महीना बीत चुका है, कोविड की वेव खत्म हुई, जो मैक्सिमम लोग थे वो अप्रैल के स्टार्टिंग में या मिड अप्रैल में इन्फेक्ट हुए थे, लेकिन अभी जून स्टार्ट हो गया है और अभी तक उन लोगों में कार्डियक जो कंप्लेंट्स हैं, हार्ट की जो दिक्कतें हैं, वो अभी भी कंटिन्यूड है। अभी भी उन लोगों को चेस्ट पेन हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, धड़कनें तो तेज चल रही हैं या बहुत स्लो चल रही हैं, ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो रहा है, और एक जो फीलिंग होती है कि हमको अनइजीनेस हो रही है, वो लगातार मेंटेन है। तो ये सेकंड वेव के बाद ये समस्या अभी भी कंटिन्यू की हुई है। तो इसमें हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि आप जितने भी पेशेंट्स हैं जिनको कि इस तरह कोई समस्या आ रही है, तो उसको लाइटली ना लें और अपने किसी भी नियर बाय फिजिशियन को, जो भी आपके पास हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं या फिजिशियंस हैं, आप उनको दिखाएं और इसका जो है इसको दिखाने के बाद इसका इलाज करवाएं, क्योंकि ये 2-3 महीने तक पेशेंट्स में परसिस्ट कर रहा है और कुछ पेशेंट्स में तो MI भी आया है, यानी कि हार्ट अटैक भी हुआ है। जी, तो इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। इसको अगर आप जिसको भी दिक्कत इस तरह से हो रही है, वो अपने नियर बाई आसपास के किसी डॉक्टर को दिखा के इसका इलाज जरूर करवाएं, क्योंकि ये भी एक चिंता का विषय है। जी डॉक्टर नीरज, सवाल ये कि वो सिम्टम्स हम जानना चाहेंगे, वो कैसे सिम्टम्स हैं, उनको पहचान लें और जल्द से जल्द डॉक्टर से कंसल्ट कर सके ताकि ज्यादा दिक्कत ना हो। मेन जो उसमें प्रॉब्लम हो रही है वो हो रहा है कि हमको सीने में दर्द, एक परसिस्टेंट पेन बना हुआ है। पर जो परसिस्टेंट पेन है वो एक दर्द के रूप में भी हो सकता है, या कुछ लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि उनके सीने में एक भारीपन बना हुआ है, दर्द नहीं है लेकिन भारीपन है। कुछ पेशेंट्स में ये दर्द केवल एक जगड़न का रूप लिया हुआ है कि कुछ जगड़ा रहता है, गले में दर्द होता है, हम कुछ भी करते हैं हमारे गले में दर्द होने लगता है, हमारे जबड़े में दर्द होने लगता है, हम चल नहीं पाते हैं, चलने में हमारी सांस फूल जा रही है, या हमारे बैठे बैठे सांस फूल रही है, जब हम लेट जाते हैं तो हमारी दिक्कतें बढ़ जा रही हैं, हम कुछ भी काम करने की कोशिश करते हैं तो दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो इस तरह की कंप्लेंट्स जो हैं ये एक सिग्निफिकेंट कंप्लेंट है। अगर इस तरह की आपको दिक्कत हो रही है तो आप इसको सीरियसली लें। सांस फूलना हो, सीने में दर्द हो, जकड़न हो, भारीपन आ रहा हो, जबड़े में गले में दर्द हो रहा हो, तो इसको सीरियसली लेने की जरूरत है। बिल्कुल सीरियसली लेने की जरूरत है और बिल्कुल अनदेखा बिल्कुल ना करें, डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें अगर आपके अंदर ऐसे सिम्टम्स पाए जाते हैं। डॉक्टर अरविंद सर, आपसे सवाल है कि सेकेंड वेव की अगर बात करें, फर्स्ट वेव की बात करें, लगातार जो डायबिटिक पेशेंट्स थे और ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स थे उनमें बहुत ज़्यादा संक्रमण देखने को मिला, तो उनको अपना ख्याल रखने की कितनी ज़रूरत है? क्योंकि अभी भी सर जो पोस्ट कोविड पेशेंट्स हैं, डायबिटिक वाले और ब्लड प्रेशर वाले, अभी भी उनको राहत पूरी तरह नहीं मिल पाई है। उनको बहुत ही एकदम डॉक्टर के ऊपर में रहने की जरूरत है, और जो भी प्रिस्क्रिप्शन है उसको बराबर करते रहना, लेते रहना और बहुत ही कॉशियस रहने की जरूरत है। वो डायबिटिक पेशेंट है, उनका जो ब्लड है वो अक्सर बढ़ा हुआ पाया गया है कोरोना वायरस, और जिनको पहले ब्लड शुगर था उनको भी ब्लड शुगर हो गया, तो ऐसा पाया गया। और इसमें इंसुलिन की वो बहुत ज्यादा बढ़ती हुई है शुगर को कंट्रोल करने के लिए। और जैसे हार्ट अटैक वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि जो इंसुलिन होती है, जो इसकी जो अपनी जो खून की जो आर्टरी जो नसें होती हैं, खून की नलिकाएं होती हैं, उनकी वॉल द्वारा उनको जी बिल्कुल अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। एक ब्रेक का वक्त है सर, हम चाहेंगे आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद अपने इस हेल्थ कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। पापा को, मम्मी को, दादा को, दादी को, चाचा को, चाची को, मामा को, मामी को, कोरोना को हराना है, टीका जीत का लगवाना
चलो टीका जीत का लगवाएं, कोरोना को हराएं। पूरे प्रदेश में निशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी नागरिक मुफ्त टीका लगवा रहे हैं। आप भी cowin.gov.in पर या जन सुविधा केंद्रों पर पंजीकरण करवाएं। शीघ्र ही टीका लगवाएं, सुरक्षा कवच बनाएं, लगवाएं टीका जीत का। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। देवस्थानम बोर्ड, लेकिन बोर्ड बनने के साथ में पहले ये तो समझा जाए कि बैकग्राउंड क्या है, किसी नए पुराने बोर्ड को देख करके और उसको रेप्लिकेट कर दिया जाए। वो मेरे को लगता है थोड़ा गलत है। तो जो लोगों का सपना था 20 साल पहले, आंदोलनकारियों ने जो मतलब एक बड़ी मेहनत करी, आज नहीं हो पाया है। उसे करेंगे तो वो पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं लोग एक्सेप्ट करेंगे। आम आदमी पार्टी तो अपनी पूरी स्ट्रेंथ में आ रही है, और क्योंकि हम पहले तो ये साबित करके दिखाएं कि हम वो पॉलिटिशियन थोड़ी हैं कि जो खाली घूमेंगे गुलदस्ता लेकर के और बात करेंगे और नहीं हो पाएगा। हमें तो कोई समझ में नहीं आती किसी पार्टी के काम करने का तरीका कोई बहुत अच्छा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेल्थ कॉन्फ्रेंस, जहां हम बात करें डेल्टा के नए वेरिएंट की, जिसका नाम है डेल्टा प्लस। हालांकि इसकी गति जो है थोड़ी धीमी, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इसको लेकर चिंता जाहिर की है। आप कॉल कर सकते हैं, आप जो हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप इस पर कॉल कर सकते हैं अगर आपके पास कोई सवाल है कोरोना को लेकर। वापस हम डॉक्टर अरविंद के पास आएंगे। तो ब्रेक से पहले आपसे सवाल था कि जो डायबिटिक और ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं उनमें अभी भी समस्याएं बनी हुई हैं। अगर हालांकि ज़्यादातर मामले वो हैं जो कोविड पोस्ट कोविड के हैं, जिन्हें पहले कोरोना हो चुका है, उनमें अभी भी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। अभी वो हॉस्पिटल से चक्कर लगा रहे हैं, नई नई बीमारियां और जन्म ले रही हैं, नई नई दिक्कतें उनको शुरू हो चुकी हैं। सर, उसके पीछे के कारण सर जानना चाहेंगे। इसमें कारण वही है जो अनकंट्रोल्ड हो गए, यानी कि डोज को इंक्रीज करना पड़ रहा है, क्योंकि जो पेनक्रियाज सेल्स हैं वो डैमेज हुई हैं, इंसुलिन सिक्रीट करती हैं, तो उसकी वजह से ये जो ब्लड शुगर है वो बढ़ गया है। तो उसके लिए डोज टाइट्रेट करने की जरूरत पड़ रही है जो लोग इंसुलिन पर हैं, और जो लोग इंसुलिन पर नहीं हैं तो उनकी जो दवा ले रहे हैं, जो टैबलेट जो खा रहे हैं, उनकी डोज बढ़ानी पड़ रही है। और साथ में जैसे जो खून को पतला करने की जो दवाएं होती हैं वो हमको देनी पड़ रही हैं। अगर वो नहीं देंगे तो हार्ट अटैक का और ब्रेन स्ट्रोक का वो खतरा जो है बढ़ गया है काफी ज्यादा कोविड पेशेंट्स। और जो फेफड़े हैं वो काफी खराब हो गए हैं। अगर निमोनिया हो गया है और वो काफी दिनों में ठीक हुआ है, तो जो फाइब्रोसिस होती है फेफड़ों की वो हो गई है, तो इसलिए काफी ज्यादा दिक्कत हो गई। तो जो हाइपोक्सिक जो स्टेट है वो परसिस्ट करती है। तो हाइपोक्सिक स्टेट परसिस्ट करने की वजह से जो हाइपर कोगुलेबिलिटी जो होती है, जिसको खून जमने की प्रवृत्ति बोलते हैं, वो बढ़ जाती है। तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इसलिए हमें डॉक्टर के सुपरविजन में रहने की जरूरत हो रही है। और बीच बीच में सांस भी बढ़ जा रहा है मरीज का, और जो कुछ भी जैसे कुछ और खा लिया, ज्यादा मीठा खा लिया तो शुगर बढ़ जा रही है। ऐसे ही ब्लड प्रेशर का है, ब्लड प्रेशर भी जो है वो फ्लक्चुएट कर सकता है। ब्लड प्रेशर जो है हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है। तो उसमें जो है हमें प्रॉपर डॉक्टर के सुपरविजन में रहने की जरूरत है। बिल्कुल डॉक्टर से कंसल्ट कर। अगर आपके साथ ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं, डॉक्टर नीरज सर, सवाल आपसे है
ब्लड क्लॉटिंग की एक समस्या बनी हुई है। जिन्हें कोरोना हुआ है, जो पोस्ट कोविड पेशेंट्स हैं, तो उनको ब्लड क्लॉटिंग की बड़ी समस्याएं देखने को मिल रही। सर, इसके पीछे क्या कारण है? जी, इसके पीछे बेसिकली एक साइंटिफिक रीजन है कि जो हमारा जो ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रोसेस होती है वो बेसिकली एक जैसे इसको बोलते हैं रिसेप्टर, और स्पाइक पे एक रिसेप्टर होता है। तो वो जब एक्टिवेट हो जाते हैं, अब हमारे शरीर में किसी भी तरह का कोई एक इवेंट होती है, कोई इंजरी होती है ब्लड के अंदर, ये हमारी वेसल्स जिसको हम रक्त वाहिनियां बोलते हैं, उसमें अगर कहीं भी कोई चोट लगती है तो वहां से एक सिग्नल जाता है, जो कि सिग्नल जाके जो हमारे प्लेटलेट्स होती हैं बॉडी के अंदर, उनको एक्टिवेट कर देता है। वो उसको अपनी तरफ खींचता है। उस खींचने की वजह से क्या होता है कि ये जो जहां पे भी वो इंजरी हुई है, वो वहां पे जाके उसको रोकने की कोशिश करते हैं, इंजरी को पूरा कवर कर लेते हैं। और उसी में क्या होता है, किसके लिए, क्योंकि कोई सिग्नल रोकने का सिस्टम नहीं होता है, तो वो जो ज्यादा बन जाते हैं, उसी की वजह से नसें जो है वो ब्लॉक कर जाती है। तो कोरोना वायरस की वजह से भी इस तरह से का ये सिग्नल जा रहा है, जो कि प्लेटलेट को एक्टिवेट कर दे रहा है। और प्लेटलेट एक्टिवेट होने की वजह से क्या होता है, वो प्लेटलेट एक्टिवेट हो जा रही है, उनको ये नहीं मालूम कि कहाँ एक्टिवेट होना है और किस जगह पे एक्टिवेट होना है और कितनी मात्रा में एक्टिवेट होना है। तो वो एक्टिवेट हो जा रही है और जहां जहां पे भी एक्टिवेशन हो रहा है वो उसको ब्लॉक कर देती है। तो ये जो पिक्चर है ये पूरी बॉडी के अंदर हो रही है, जैसे कि वही भी बताया है कि ब्रेन में भी है, ये हमारे हार्ट के अंदर भी है, हाथ और पैर की नसों में भी हो रहा है, लोगों के हाथ पैर काले हो जा रहे हैं, पेट में है, मुंह में है, इवन एक केस शायद आंख का मिला है जिसमें आंख की नस की में भी खून का वो जो आ रहे हैं। सर, एक कॉलर हमारे से जुड़ गए हैं, दिनेश कानपुर से। दिनेश, अपना सवाल कीजिए। हेलो जी दिनेश, अपना सवाल कीजिए। सवाल मेरा डॉक्टर अरविंद कुमार जी से है कि जिनको कोरोना के दोनों टीके लग गए हैं और एक बार कोरोना इफेक्ट हो चुका है, तो डेल्टा प्लस उन पर कितना असर करेगा? ठीक है। डॉक्टर अरविंद, आपसे सवाल है हमारे कॉलर का कि इनको दोनों जो वैक्सीन है लग चुकी हैं और उनको कोरोना भी हो चुका था, लेकिन अब उनके ऊपर डेल्टा प्लस वेरिएंट कितना असर करेगा? आपको जैसे कि पहले भी बताया हमने, क्योंकि आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कंटिन्यू रखने की जरूरत है। आप मास्क लगाते रहें और कहीं सार्वजनिक जगहों पर जाएं जहां पर आप हाथ से टच वच करने के ज़्यादा होता है, तो आप अपना सैनिटाइजर साथ रखें और हाथों को जो है समय समय पर सैनिटाइज करते रहें और मास्क लगाते रहें। इसकी जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है, इसकी अभी स्टडी चल रही है और वो जल्दी ही उसको 7 to 10 डेज में वो बता देंगे। इसका काम बहुत जोरों पे चल रहा है कि इसकी कितनी इफेक्टिविटी है इस वेरिएंट के अगेंस्ट में। ऐसा नहीं है कि जो है बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है, लेकिन हमें लापरवाह नहीं होना है कि हमने वैक्सीन लगाया और बहुत जल्दी इसका जो है स्टडी चल रही है, बहुत जल्द रिजल्ट सामने आएंगे। डॉक्टर नीरज जी, अभी आपसे ब्लड क्लॉटिंग को लेकर हम बात कर रहे थे। ब्लड क्लॉटिंग को लेकर क्या हम खुद से जो मेडिसिन हैं उनको खुद से सेवन उसका कर सकते हैं या उसके लिए हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा पहले? नहीं, बिना कंसल्टेशन के आपको कोई भी दवा नहीं लेनी है, क्योंकि कोई भी दवा लेना वो खतरनाक हो सकता है, उससे कुछ भी इफेक्ट हो सकते हैं। हर एक मरीज अलग अलग होता है, तो बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा नहीं लेनी है आपको ब्लड को रोकने के लिए। डॉक्टर नीरज, आपसे सवाल है। सर, ज्यादातर केसेस जो म्यूकरमाइकोसिस की अगर बात करें ब्लैक फंगस की, उसमें ज्यादातर केसेस जो देखे गए उनमें ये देखा गया सारे के सारे ज्यादातर पेशेंट्स जो थे वो डायबिटिक पेशेंट्स थे। अगर 100 पेशेंट्स पहुंच रहे हैं ब्लैक फंगस के, उसमें 90% तो डायबिटिक पेशेंट्स थे। उसके पीछे क्या कारण था सर? देखिए, जो ये इन्फेक्शन हुआ है कोरोना में म्यूकरमाइकोसिस का जितने भी केसेस आया है, मैक्सिमम जगह पे ये पाया गया है, मैक्सिमम केसेस में जो मेन एक थ्योरी पीछे मिली है वो थी कि ये इन्फेक्शन ये जो हुआ है, फंगल इन्फेक्शन हुआ है, ये अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन हुआ है, मतलब ये अवसरवादी इन्फेक्शन था। ये उन लोगों में ज्यादा हुआ है जिनकी इम्यूनिटी जो है वो किसी कारण से लो थी, जैसे कि मैक्सिमम, क्योंकि इंडिया जो है वो डायबिटीज का एक कैपिटल कहा जाता है पूरे वर्ल्ड में, सबसे ज्यादा डायबिटिक पेशेंट्स हमारे इंडिया में ही हैं। तो डायबिटिक पेशेंट्स में इम्यूनिटी कम होती है, तो डायबिटिक पेशेंट्स में सबसे ज्यादा जो म्यूकरमाइकोसिस के केस मिले हैं वो इसलिए मिले हैं कि उनकी इम्यूनिटी जो है वो बाकी लोगों से कम है।
उसके बाद जो दूसरे जो लोग जिनमें ज्यादा केस मिला है वो लो इम्यूनिटी में, जैसे कि हमारे कोई क्रोनिक डिजीज हो गया, या पेशेंट जो रीनल डायलिसिस पे हैं, जो पेशेंट कैंसर डिजीज का ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो लोग हो गए, या किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित है जिसमें कि बहुत लंबा इलाज चलता है, तो उनकी इम्यूनिटी भी डाउन रहती है। ऐसे ही डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं क्योंकि इसमें बहुत लंबे समय तक इलाज चलता रहता है। बहुत लोगों की डायबिटीज फ्लक्चुएट की है कोरोना की वजह से, तो एक दूसरा कारण रहा है कि इस तरह से पेशेंट्स में म्यूकोरमाइकोसिस ने अपना घर बनाया है। तो ये एक अवसरवादी इन्फेक्शन है, और जब भी इसको अवसर मिलेगा कि अगर आप हमारी इम्यूनिटी कम होगी तो ये हमारे शरीर में आके हमको बीमार जरूर करेगा। तो मेन इसका कारण है वो अवसरवादिता है, हमारी इम्यूनिटी डाउन होने के कारण से ये हुआ है। सर, जिस तरह से अब केसेस कम हो रहे हैं, सेकेंड वेव में बहुत सारे केसेस कम हो गए हैं, बहुत 1% से भी नीचे दर चली गई है केसेस की, तो इस वक्त मौका है सर हम लोग के पास अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने का, अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करने का, अपनी डाइट को अच्छा करने का, ताकि हमारी अगर इम्यूनिटी अच्छी होती है, हालांकि वैक्सीन तो सभी लगवाएंगे, एंटीबॉडीज बनेंगी, लेकिन इम्यून सिस्टम को अगर हम स्ट्रांग कैसे कर पाएं, हम चाहेंगे कुछ ऐसा डाइट प्लान और लाइफस्टाइल के बारे में आप दर्शकों को बताएं ताकि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, ताकि अगर वायरस उन पर इन्फेक्ट भी करता है तो ज़्यादा घबराने की जरूरत ना हो। सर देखिए, केवल इम्यूनिटी से ये निश्चित है कि इम्यूनिटी एक बहुत बड़ा वरदान है, बहुत ईश्वर का दिया हुआ, जिससे हम अलग अलग तरह की बीमारियों से लड़ते हैं। लेकिन हम इसके भरोसे नहीं रहेंगे। लेकिन फिर भी एक चीज है, इम्यूनिटी से दो फायदे होते हैं। पहली चीज तो ये होता है कि हमारे अंदर बीमारी कम आएगी। जैसे वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन के दो फायदे होते हैं कि हमको दो चांस रहेंगे कि अगर हमारे अंदर बीमारी आएगी भी तो हमको वो निश्चित रूप से वो कम मात्रा में बीमार करेगी उन लोगों की अपेक्षा जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है। ऐसी इम्यूनिटी होती है कि अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी है तो ये एक ये मतलब इस तरह का एक मन में वो रहता है कि हाँ, हमको बीमारी अगर आएगी भी कोरोना की तो हमको ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाएगी। तो इसके लिए जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो एक दिनचर्या है, जो हमारा खान पान है, उसका उसमें बहुत बड़ा योगदान है। अगर हम अपने जो रोजमर्रा का हमारा खाना है, जिसको हम 3 बार का खाना बोलते हैं, उसमें हम जो हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे दूध हुआ, दही हुआ, उसका इस्तेमाल करते हैं। हम वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करते हैं, हम हरी सब्जियां खाते हैं, हम फल ले रहे हैं, हम नट्स ले रहे हैं, बादाम, अखरोट, इस तरह की चीजें हम ले रहे हैं और अंकुरित पदार्थ खा रहे हैं। अगर इस तरह का हम खाना खाएंगे तो ये हमारे शरीर के लिए एक इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करता है। दूसरा जो सबसे बड़ी चीज है कि हम किसी भी तरह के तनाव से दूर रहें। इसके लिए हमको किसी भी तरह की हमारा जो वर्क टेंशन है या हमारा किसी और वजह से जो हमको टेंशन हो रही है, हमको उससे दूर रहना है। हम एक प्रॉपर नींद लें, हम अच्छे से रात में 8 से 9 घंटा सोएं, वो भी एक जरूरी होता है। उससे क्या होगा, हमारा जो बॉडी स्ट्रेस है वो कम हो जाता है। तीसरा होता है कि हम अच्छे से व्यायाम करें। व्यायाम आप सुबह उठ के रनिंग कर सकते हैं, आप जॉगिंग कर सकते हैं, आप अपने घर में योगा कर सकते हैं, अपने घर में अलग अलग तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप साइकिलिंग कर लीजिए। जो भी जिस तरह का भी आप फिजिकल एक्टिविटी आप करना चाहते हैं वो आप करें। तो ये 3 एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं हमारी बॉडी को, एक जो पिलर है, जो इम्यूनिटी का पिलर है, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो पहला आता है खान पान, दूसरा आता है किसी भी तरह के तनाव से दूर रहना, और तीसरा है व्यायाम। अगर हम ये करते रहेंगे तो हमारी इम्यूनिटी और हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो अच्छी रहेगी और वो हमको मजबूती देगी। बिल्कुल, वर्कआउट, एक्सरसाइज, जो डाइट प्लान है उससे आपको हेल्दी रखना है, प्रोटीन, विटामिन, सारी चीज़ें आपको लेनी, ताकि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो, ताकि आप कम इन्फेक्ट हो सकें। डॉक्टर अरविंद, अब सवाल अगर बच्चों को लेकर करें कि जिस तरह से आशंका जाहिर की जा रही थर्ड वेव में बच्चे बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो सकते हैं, हालांकि अभी ऐसा कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो आशंका हेल्थ एक्सपर्ट्स ने जताई है, कहीं ना कहीं उसको लेकर सचेत रहने की ज़रूरत है। हाँ, हालांकि इस वक्त जो स्कूल हैं बंद चल रहे हैं, बच्चे घर पर हैं, तो बच्चों की जो फिजिकल एक्टिविटी सर है वो ख़त्म हो चुकी है। बच्चे स्कूल जाते थे तो उनकी फिजिकल एक्टिविटी रहती थी, तो उसको लेकर सर बच्चे घर पर रह के ऐसी कौन सी एक्सरसाइज करें ताकि बच्चे फिट रहें सर? बच्चों में थर्ड वेव की जो खतरा जो बताया गया है वो कुछ शंकाओं पे आधारित है, लेकिन उसको अभी जो है ठीक कहा नहीं आ सकता, क्योंकि बच्चे घर पे रहते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है तो बच्चे एक्सपोज नहीं हुए हैं। वो इस बेस पे कहा जा रहा है कि बच्चे हमारे अभी इम्यूनाइज नहीं है, उनमें हार्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई है। इस बेस पे कहा जा रहा है, उन पे वैक्सीन भी नहीं हो रहा है, तो इस बेस पे कहा जा रहा था कि बच्चों को बहुत अधिक खतरा है। लेकिन ऐसा है नहीं, व्यवहारिक रूप से ऐसा है नहीं,
क्योंकि जो बच्चों के जो पेरेंट्स जो रहते हैं वो बाहर जाते हैं और वो बाहर जाके एक्सपोज हुए हैं, तो वो बाहर से कोरोना से एक्सपोज हुए, वो घर पे आए, तो बच्चे बहुत कम चांसेस हैं कि बच्चे एक्सपोज न हुए हों। बच्चे जो है 70-80% बच्चे एक्सपोज हुए हैं। और अभी हाल के जो स्टडीज हुई हैं, एंटीबॉडी स्टडीज, कुछ जो लोकल स्टडीज हुई हैं शहरों में, उनमें ये पाया भी गया है कि जो सैंपल्स लिए गए उनमें 70-80% बच्चों में कोरोना एंटीबॉडी मिली जी। तो ऐसा नहीं है, और बच्चों की जो इम्यूनिटी होती है वो स्ट्रांग होती है, बच्चे उसको झेल जाते हैं। मदर बिल्कुल सही करें। तो सर्वे भी हुआ था, उसमें भी कहा गया था कि फर्स्ट वेव में 5% बच्चे इन्फेक्ट हुए और सेकंड वेव में शायद 9%। तो अगर कुल बात करें 14% बच्चे भी इन्फेक्टेड हुए। लेकिन ये कहा जाता है बच्चों के जो हार्ट्स होते हैं वो अनपोल्यूटेड होते हैं और इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, और कुछ डिजीजेस होती हैं बाकी बच्चों में नहीं होती। उसका एक बड़ा कारण है डॉक्टर अरविंद, ताकि बच्चे जो है क्रिटिकल कंडीशन में नहीं पहुंचे। लेकिन बच्चों को जो है खान पान उनका अच्छा रखें, जंक फूड न खिलाएं, उनको हेल्दी खाना खिलाएं, ताजे फल, हरी सब्जियां, प्रोटीन, दूध, प्रोटीन जैसे पनीर है, अंडे हैं, तो इस तरह की जो प्रोटीनियस चीजें, न्यूट्रिशियस चीजें, वो उनको खाने को दें। और जो इंडोर एक्टिविटीज होती हैं उसको उसमें इन्वॉल्व रखें। जो अंदर जो एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो फिजिकल एक्सरसाइज होती हैं वो कर सकते हैं, तो इस तरह से उनको जो है इन्वॉल्व रखा जा सकता है जी। डॉक्टर नीरज, अब ये देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं उनको अब डर नहीं रह गया कि अब कोरोना बिल्कुल भी नहीं है, और ऐसे में अब मास्क भी नहीं लगा रहे हैं। हालांकि फर्स्ट वेव में सिंगल मास्क की बात हुई थी, सेकंड में डबल मास्क लगा रहे थे, और अभी हम देख सकते हैं डॉक्टर अरविंद खुद घर के अंदर बैठे हुए हैं या अपने ऑफिस में वो मास्क लगाए हुए हैं। तो इसको लेकर भी लोगों को अब ये सोचना होगा कि हमें मास्क अभी छोड़ना नहीं है, अभी मास्क हमें लगाना होगा। जी बिल्कुल। देखिए, वायरस का जो साइकिल है, जो प्रोपगेशन होता है कि कैसे वेव्स आती हैं, उसका एक बड़ा ही सिंपल तरीका होता है उसको पहचानने का, कि वायरस कहीं से किसी एक पेशेंट्स में आता है, फिर उस पेशेंट से 2 में आएगा, 2 से 4 में आएगा, 4 से 10 में आएगा, इस तरह से धीमे धीमे करके प्रोपगेट करता है। और जब एक बड़े नंबर्स को इन्वॉल्व कर लेता है तब हम लोग उसको वेव या आउटब्रेक बोल देते हैं कि एक वेव है या आउटब्रेक हो गया है। इसको रोकने के 2 तरीके हैं कि या तो जो लोग हैं जो जिनमें वायरस का इन्फेक्शन स्टार्टिंग में हुआ है, जो पहले 10 लोग हैं, अगर उनमें ऑलरेडी एंटीबॉडी है तो वो उस वायरस को आगे प्रोपगेट नहीं करेंगे। दूसरा, अगर वो पेशेंट वैक्सीनेटेड हैं तो ये रहेगा कि वो वायरस आगे प्रोपगेट नहीं होगा। ये होता है कि अगर वो उन्होंने अब जो भी बचाव के साधन हैं, जैसे कि मास्क लगाना है और सैनिटाइजेशन करना है, उचित दूरी बनानी है, जो भी गाइडलाइन दी गई उसका अगर वो पालन कर रहे हैं, तो वो वायरस जो है वो आप तक नहीं पहुंचेगा, ये साइकिल 10 से आगे नहीं बढ़ेगी। तो वो कोई भी वेव हो, कोई भी वायरस हो, कोई भी म्यूटेशन हो, चाहे डेल्टा प्लस म्यूटेशन हो या डेल्टा हो, उससे पहले बीटा म्यूटेशन था, ये जो प्रोटोकॉल है ये सभी के लिए कॉमन है। तो आपको जो ये मास्क है ये आपको लगा के रखना है। आपको कोविड के लिए जितने भी गाइडलाइन है उनका पालन करना है, और जितनी जल्दी हो सके अगर आप इन्फेक्ट नहीं हुए हैं तो वैक्सीन ले लें, क्योंकि केवल इस सब के बावजूद भी अगर आपको कोरोना हो सकता है अगर आप मास्क लगा रहे हैं। वो हो सकता है आपकी गलती से नहीं, किसी सामने वाली गलती से आपको कोरोना हो जाए, तो उसमें भी अगर आपके बचने का केवल एक ही तरीका है कि या तो आप पहले इन्फेक्टेड हो चुके हैं, आपके पास एंटीबॉडी है, या फिर आपके पास वैक्सीनेशन है। तो इसमें क्या होगा कि आपको भी कोरोना बहुत गंभीर मात्रा में नहीं होगा और आप उसको आगे प्रोपगेट नहीं करेंगे। तो आप खुद को बचाएंगे और अपने परिवार को, अपने पड़ोसियों को, और जितने भी आसपास का आपका पूरा देश है आप उसको बचा ले जाएंगे अगर आप इन चीजों का पालन करते हैं तो। बिल्कुल, आपको ये पालन करना हो, कोविड गाइडलाइंस का पालन जरूर करना होगा। डॉक्टर अरविंद सर, आपसे सवाल है कि मानसून का सीजन चल रहा है, मानसून में अक्सर देखा गया मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां लोगों को अपनी चपेट में लेती हैं, तो ऐसे में सर इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ता है मानसून में। कई सारी बीमारियां और भी, एलर्जी जो होती है, बहुत सारे लोगों में एलर्जी की समस्या होती है, कई तरह की एलर्जियां होती हैं मानसून में, तो उसको लेकर सर कितना सतर्क रहने की जरूरत है? क्या हमें कोरोना भी इन्फेक्ट कर सकता है ऐसे में सर? इसमें
काफी बीमारियां बढ़ जाती हैं, जो मच्छर जनित बीमारियां हैं, जी डेंगू मलेरिया खासकर, ये हमारे देश में बहुत ज्यादा होती हैं। तो हमें इस पे बहुत सावधान की रहने की जरूरत है। हमारे आसपास जो पानी भर जाता है उसको ना भरने दें, नालियों को साफ रखें, और जहाँ भी पानी इकट्ठा है उसको जो है निकलने का रास्ता बनाएं। स्टेगनेंट वाटर नहीं होना चाहिए। जो टायर वायर पड़े रहते हैं खासकर, उनमें पानी भर जाता है तो उनमें मच्छर पनपते हैं। कूलर होता है, कूलर में पानी मच्छर पनपते हैं, तो उसको कूलर का जो पानी है उसको बदलते रहें, डेली बदलें उसको। जितना भी पानी बच जाए उसको बहा दें, पानी को नया पानी डालें, और इस तरह से जो है उसको वो करें। और जो सर्फेक्ट जो ये कुछ ये मिट्टी का तेल वगैरह होते हैं ये डाल दें, इससे जो है मच्छर के लार्वा वो नहीं पनपते हैं, और ये हमारा डेंगू मलेरिया दोनों को प्रिवेंट करता है। और अपनी आदत डालें कि सोएं तो मच्छरदानी जरूर लगाएं, बिना मच्छरदानी के न सोएं, तो जिससे हम काफी हद तक इनसे बच सकते हैं। और दूसरे बुखार भी हो सकते हैं, टाइफाइड फीवर बहुत कॉमन है हमारे यहाँ, क्योंकि प्रॉपर हमारे यहाँ जो वाटर जो होता है वो प्रॉपर हाइजीनिक नहीं होता है, तो वाटर ट्रांसमिटेड डिजीजेज होते हैं, तो टाइफाइड फीवर भी बहुत कॉमन होता है। तो हमें अगर बुखार आता है और ठीक नहीं होता है या ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है 2-3 दिन में ही, तो हमें डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के अनुसार जांचें एवं इलाज कराना चाहिए। और हमें अपना पूरा जो साथ में जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो कंटिन्यू रखें, ताज़ा खाना खाएं और हरी सब्जियां ताज़े फल खाएं, और बासी खाना बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि बरसात में ह्यूमिडिटी के साथ। यही सवाल था मेरा आपसे कि बारिश के मौसम में खान पान में बदलाव करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका खान पान जो होता है डेली रूटीन में वो अक्सर वैसे ही चलता रहता है। तो बारिश के मौसम में खान पान में भी बदलाव करना ज़रूरी है ताकि इन्फेक्शन से हम दूर रहें, बीमारियों से दूर रहें। जी, खान पान में यही है बदलाव, जैसे जो जंक फूड है, बहुत ज़्यादा चिकना खाना है ना, जो तली हुई चीज़ें हैं ये अवॉइड करनी चाहिए, और ताज़ा खाना खाना चाहिए बरसात में, क्योंकि इन्फेक्शन जो होता है वो बहुत जल्दी होता है खाने में। तो बासी खाना बिल्कुल ना खाएं और न्यूट्रिशियस चीज़ें खाएं। डॉक्टर नीरज आपसे सवाल है सर, अभी तो हमने बात करी थी जो पोस्ट कोविड के जो पेशेंट थे उनमें हार्ट की समस्या आई थी, साथ ही साथ सर हम देख रहे हैं आजकल युवाओं में बहुत सारी समस्या कार्डियक अरेस्ट की आती है, हार्ट की आती है, तो सर उसको लेकर क्या हम अपने आप को सावधानी रखें? और खासकर ये भी देखा गया कोलेस्ट्रॉल अगर आपका ज़्यादा बनता है बॉडी में, उसमें हार्ट की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है सर। तो कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए सर क्या ऐसी चीज़ें अपने उपयोग डेली रूटीन में लाएं ताकि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा ना हो? देखिए, हार्ट के लिए जो एक जो बेसिक चीज़ें जो हार्ट की बीमारी के लिए जिसको हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं, यानी कि हार्ट अटैक वाली बीमारी जो होती है, उसके ये जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि जिसके रोकथाम से हम इन बीमारियों को काफी हद तक रोक सकते हैं, वो उसमें सबसे पहले आता है स्मोकिंग। हम तंबाकू का प्रयोग ना करें, हम शराब का प्रयोग ना करें, हम जो हमारी अगर हम डायबिटिक हैं तो हम डायबिटीज को अपनी कंट्रोल रखें, और हमारा जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है उसको हम अच्छे से कंट्रोल रखें अगर वो बढ़ रहा है। हालांकि कम उम्र में ये थोड़ा कम पाया जाता है, लेकिन कुछ लोगों में अनुवांशिक होता है कोलेस्ट्रॉल जो है वो अनुवांशिक रूप से बढ़ा होता है, या फिर कुछ लोगों का डाइट इतना खराब हो चुका होता है कि जल्दी ही उम्र में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। तो अगर हम इन 4 चीज़ों का ध्यान रखते हैं, हम शराब, सिगरेट, तंबाकू, किसी भी तरह से तंबाकू, डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रखते हैं, तो काफ़ी हद तक हम अपनी जो हार्ट की डिजीज़ हैं उसको कम कर ले जाएंगे। और इसके साथ साथ अगर जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जैसे जो चीज़ बताई गई थी, वही ये इम्यूनिटी हार्ट के लिए भी काम आती है, हर बीमारी के लिए काम आती है। जो 4 चीज़ें हैं कि आपको अच्छे से खाना है, टेंशन नहीं लेनी है, पूरी नींद लेनी है और व्यायाम या एक्सरसाइज करनी है, तो ये एक शरीर की किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए इनमें क्षमता होती है, प्रतिरोधक क्षमता हर बीमारी के अगेंस्ट होती है। तो अगर हम इसका पालन करते रहेंगे तो हम हार्ट की बीमारी से बचेंगे, हम कोरोना से बच जाएंगे, और जो आने वाली बीमारियां हैं उनसे भी हमारा जो है बचाव होगा। जी, साथ ही साथ सवाल ये भी सर डॉक्टर नीरज की, अगर ज़्यादा ऑयली और मसालेदार चीज़ें अगर हम लेते हैं अपने खाने में तो उससे भी कोलेस्ट्रॉल की समस्या जो है और बढ़ती है।
कोलेस्ट्रॉल एक तरह का ऑयल ही होता है, जिसको कि हम बैड ऑयल या बैड वो बोलते हैं। तो ये कुछ ऑयल्स में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, कुछ ऑयल्स में काफी कम मात्रा में होता है। तो ये एक जो बैड कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, तो जैसे हमारे जो अगर शुद्ध सरसों का तेल होता है वो एक सबसे अच्छा तेल माना गया है इंडियन कुकिंग के लिए खासकर, क्योंकि इंडियन कुकिंग जो है वो डिपेंड करती है फ्राई पे। हम लोग सब कुछ फ्राई खाते हैं, डीप फ्राई खाते हैं। हम लोग समोसा पसंद करते हैं, हम लोग पराठा पसंद करते हैं, पूड़ी पराठा सब हिंदुस्तान में बहुत चलता है। तो इसके लिए क्या होता है कि जो हमारे नॉर्मल ऑयल्स हैं, रिफाइंड ऑयल्स हैं, उनका जो बर्निंग पॉइंट है वो बड़ी जल्दी आ जाता है। एक बर्निंग पॉइंट में एक वो टेम्परेचर होता है जिसपे कि ऑयल ब्रेक कर जाता है। लेकिन जो हमारा सरसों का तेल है उसका बर्निंग पॉइंट बहुत लेट आता है, तो वो इतनी जल्दी ब्रेक नहीं करता है। तो अगर आप उसको थोड़ा सा ज्यादा डीप फ्राई भी कर लेंगे तो उसमें आपको जो हानिकारक जो ऑयल फ्रेगमेंटेड हैं वो आपको नहीं मिलते हैं। तो इंडियंस के लिए जो अगर शुद्ध सरसों का तेल हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छा है। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम कम खाएंगे तो हमको कम तनाव होगा, हमें वो सावधानी बरतनी ही नहीं पड़ेगी, हमको डर ही नहीं रहेगा। तो सबसे जरूरी तो ये है कि हम कोई भी ऑयल हो उसको कम खाएं और कोशिश करें कि रिफाइंड ऑयल से दूर रहें। और अगर शुद्ध सरसों का तेल आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। और जो लोग अगर बियर कर सकते हैं तो ऑयली ऑयल वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी कोलेस्ट्रॉल को काफी हद तक कम करने में या फिर बढ़ने नहीं देता है। तो कोशिश करें रिफाइंड का यूज़ कम करें। अगर आप एफोर्ड कर सकते हैं तो ऑलिव ऑयल करें, नहीं तो सरसों का तेल जो है बेहद उत्तम, बेहद अच्छा है, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया। डॉक्टर अरविंद आपके पास आएंगे सर। सवाल ये सर कि अभी कुछ दिन पहले जो दिल्ली एम्स के निदेशक हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, उन्होंने कहा था कि 2 महीने में ये थर्ड वेव आ सकती है, ऐसी उन्होंने आशंका जताई है। और कहा यह भी जा रहा है सर, अभी इस आशंका को भी हम सिरे से खारिज नहीं कर सकते कि बच्चों के इन्फेक्टेड नहीं होंगे। हालांकि बच्चे पहले भी इन्फेक्टेड हुए हैं, लेकिन हो सकता है नया वेरिएंट और खतरनाक हो। तो बच्चों को लेकर सर हम कितना तैयार हैं, और बच्चों की वैक्सीन का जो ट्रायल चल रहा है, हालांकि शुरू हो गया ट्रायल बच्चों की वैक्सीन को लेकर, ये ट्रायल कब तक ये पूरा हो पाएगा और बच्चों की वैक्सीन जो है बाजार में कब तक आ पाएगी? इस पे काम चल रहा है, ट्रायल स्टार्ट हो गया है और पूरी सारी तैयारियां चल रही हैं। हॉस्पिटल में तैयारियां चल रही हैं, सारे बच्चों के आईसीयू बनाए जा रहे हैं बच्चों के लिए। तो तैयारियां काफी जोरों पे चल रही हैं इसकी। और भले ही वो थर्ड वेव आए चाहे ना आए, उनको अफेक्ट करे या बच्चों को ना करे, लेकिन हमें तैयार रहना है। और वैक्सीन का भी ट्रायल जो है वो चल रहा है और उसके रिजल्ट भी जल्दी ही आ जाएंगे। उसके रिजल्ट भी 1-2 महीने में रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे उनके। और कुछ कंट्रीज में स्टार्ट भी कर दिया है, लेकिन हमारे यहाँ भी नहीं हुआ है। तो डॉक्टर अरविंद, हमने कब तक बाजार में वैक्सीन जो बच्चों की उपलब्ध हो जाएंगी? इसके लिए कोई डेडलाइन नहीं तय की गई है कि कब तक आ जाएगा वैक्सीन, लेकिन उसके लिए जो है प्रयास जारी है। ट्रायल्स, क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं, स्टार्ट हो गए हैं बच्चों के। तो उम्मीद है कि जल्दी ही आ जाएगी। उम्मीद है जल्दी बाजार में आ जाएगी। समय कम है। डॉक्टर नीरज, आखिरी सवाल सर आपसे। सवाल ये है कि सर कि बहुत सारे जो गांव के लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, उनमें अभी भी वैक्सीन को लेके बहुत सारे भ्रम बने हुए हैं। हालांकि वैक्सीनेशन का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है, सरकार पूरी कोशिश है सरकार की सबको वैक्सीनेट किया जा सके, लेकिन अभी भी एक डर का माहौल है लोगों में। लोग वैक्सीन के लिए आगे नहीं आते हैं। हालांकि जिनको कोरोना हो गया है वो तो वैक्सीन लगवा रहे हैं, लेकिन जिनको कोरोना अभी तक नहीं हुआ है वो सोचते हैं कि हमें कोरोना नहीं हुआ है तो हम वैक्सीन क्यों लगवाएं। देखिए, ये केवल एक मन का भ्रम है और ये एक बहुत ही गलत सोच है जो कि डेवलप हुई है। हम सभी से, आप सभी लोगों से और जितने भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, शहरी क्षेत्र हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है अभी तक, उनसे निवेदन है कि वो निश्चित रूप से जितनी जल्दी हो सके वैक्सीन लें, क्योंकि डेल्टा प्लस हो, डेल्टा वायरस हो या डेल्टा डबल प्लस हो, कोई भी वेरिएंट होगा, उससे बचने का केवल एक ही तरीका है कि अगर हम वैक्सीनेटेड हैं तो हम किसी भी वेरिएंट को कोई भी नया वेरिएंट आ जाएगा उसको हम ब्रेक कर सकते हैं, उसको हम तोड़ सकते हैं। केवल एक हमारे पास तरीका होता है कि हम किसी भी बीमारी में हम लड़ सकते हैं अगर हमारे पास उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी ऑलरेडी है बॉडी में। तो हमारा सभी से निवेदन है कि जितनी जल्दी हो वैक्सीन लें, इससे आप भी सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार, आपका गाँव और जिस भी आप क्षेत्र में रहते हैं। और ये पूरा जो बार बार हर एक वेव आती है इंडिया में, कुछ एरियाज में लॉकडाउन लग जाते हैं, फिर कर्फ्यू लगते हैं, इससे क्या होता है कि जो इकोनॉमी है इंडिया की वो भी खत्म हो रही है। और ये इंडियन इकोनॉमी नहीं है, ये इकोनॉमी हम लोगों की है।
जी, वैक्सीन को लेकर जो भ्रम बना वो दूर करने की जरूरत है और वैक्सीन को लगाना बेहद जरूरी है। किसी तरह का डर नहीं होना चाहिए। अगर वैक्सीन आप लगा लेते हैं ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय दिया हमें। डॉक्टर नीरज, डॉक्टर अरविंद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप हेल्थ कॉन्फ्रेंस देख रहे थे जहां पर हम बात कर रहे थे कोरोना से बचाव की और साथ ही साथ जो डेल्टा प्लस जो वेरिएंट नया आया वो कितना खतरनाक है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। कोरोना महामारी के दौरान तीरथ सरकार ने कुशल प्रबंधन और दूरदर्शी नीतियां बनाते हुए कामयाबी के साथ दूसरी लहर का सामना